तय नहीं होता इससे हिंदी का स्वरूप। मैंने अपनी सारी जिंदगी कलकत्ते में गुजारी है, टीचिंग लाइफ। अब आप यहां से देखिए कि अगर आप कोई हिंदी पढ़ाना चाहते हो और हिंदी का विकास देखना चाहते हैं, हिंदी कहां मिलेगी हमें? सारे लोगों ने एक बात कही है, मैं उसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं जो सुबह कही गई बात। टेलीविजन के आने के पहले जो हिंदी थी वो हिंदी अलग थी, और टेलीविजन के आने के बाद जो हिंदी बनी वो अलग बनी। सिनेमा के आने के पहले जो हिंदी थी वो अलग थी, और सिनेमा के आने के बाद जो हिंदी बनी वो अलग थी। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं वो हिंदी वह पढ़ते हैं जिसे हम लोग साहित्य की भाषा कहते हैं, ये मीडिया की भाषा नहीं पढ़ते। लेकिन हमारे जो सुबह के सत्र में जो वक्ता थे उनके रेफरेंस का सबसे बड़ा हिस्सा यह था कि अगर हिंदी बाहर जानी जाती है तो किस रेफरेंस पॉइंट से जानी जाती है? मीडिया के रेफरेंस पॉइंट से जानी जाती है। कोई चीज तो बदली है। हमारी हिंदी के पठन पाठन और विकास के और जो उसके मसले थे वो सारे के सारे मसले, चाहे वो राजभाषा का मसला हो, चाहे सरकारी भाषा का मसला हो, चाहे वो राष्ट्रभाषा का मसला हो, चाहे वो जातीय भाषा का मसला हो, ये सारे के सारे मसले प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पैदा हुए और प्रिंट टेक्नोलॉजी के विकास में जो साहित्य संबंधी विमर्श तैयार हुए, बहस तैयार हुई, उन बहसों में वे मसले तैयार हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद एकदम पैराडाइम बदल गया। हमने तब भी सोचकर नहीं देखा कि हिंदी कहां बदल रही है। और आज की स्टेज कौन सी है? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है खाली, आज बुनियादी तौर पर पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। और आज आप कंप्यूटर के रेफरेंस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आज कंप्यूटर का संदर्भ है, कंप्यूटर के बिना आपकी कोई चीज घटित नहीं होती। हिंदी पहले साहित्य की भाषा थी, हिंदी पहले बाजार की भाषा थी। हिंदी आज न साहित्य की भाषा है न बाजार की भाषा है, हिंदी सिर्फ कम्युनिकेशन की भाषा है। अगर आप कम्युनिकेशन की भाषा के तौर पर हिंदी को देखेंगे तो हिंदी की ताकत और उसकी रेंज का अंदाजा लगेगा। साहित्य की भाषा के तौर पर आप समझ सकते हैं कि दशा कितनी खराब है। भारत में हिंदी के लोग भारत के बाहर पहचाने जाते प्रेमचंद की वजह से नहीं, शाहरुख खान की वजह से और राज कपूर की वजह से। यह हिंदी के लिए गर्व की बात नहीं है, मेरे लिए तो एकदम नहीं है। बंगाली लोग और बंगाली भाषा दुनिया में पहचानी इसलिए नहीं जाती कि उनके पास में बहुत बड़ा सतीत राय है, वो इसलिए पहचानी जाती है कि उनके पास रविन्द्रनाथ टैगोर है। सारी दुनिया में बंगाली लोग और बंगाली भाषा को जानने वाले लोग गर्व करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट कौन है उनका? साहित्यकार। और हिंदी का रेफरेंस पॉइंट कौन है? राज कपूर, शाहरुख खान। समझने की चीज है ये, इस तरह से हल्के हाथ से लेने की चीज नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमें सोचना होगा कि हमारा जो साहित्य था, संस्कृति थी, जिसमें कि इतनी शानदार रचनाएं लिखी गई, आज भी इतनी शानदार, जो कल आज सुबह क्या चीज लोग बार बार कह रहे थे, विदेश में कौन जाना जाता है? हिंदी का एक ही साहित्यकार है जो विदेश में जाना जाता है, चाहे त्रिनिडाद हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, कहीं भी हो, तुलसीदास। रामचरितमानस के जरिए लोग मिलते हैं और रामचरितमानस जोड़ता है लोगों। सोचने वाली बात है, अमीर खुसरो से जो खड़ी बोली हिंदी शुरू हुई, इस पर हम लोग विचार करें। जो है हिंदी के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सोचें। आप अपने शिक्षकों से सवाल करें कि अमीर खुसरो ने पहले जब खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी तो वे कौन से कारण थे कि 500 साल तक फिर खड़ी बोली हिंदी में कविता नहीं लिखी गई? भारतेंदु युग में आके ही खड़ी बोली हिंदी में कविताएं क्यों लिखी गई? भारतेंदु युग के पहले क्यों नहीं लिखी गई? आसानी से सरल रास्ते न चुने हम लोग। लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं हम लोग यहां से निकालना। अरे हमारे पास तो कुछ सवाल तो होने चाहिए, और ठोस सवाल होने चाहिए जिन पर भविष्य में हमारे विद्यार्थी रिसर्च करें। हम पलट के देखते भी नहीं, हम खुश हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हम विजेता हैं। और स्थिति कितनी खराब है आप समझ सकते हैं। अभी 10 दिन 15 दिन
कोर्ट का चीफ जस्टिस का कि 70 साल बाद पहली बार हिंदी में जजमेंट के संक्षेप हिंदी में और लोकल भाषाओं में आएंगे। 70 साल बाद कोई चीज तो है जो बदली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और इस बात को मैं आपके जहन में उतारना चाहता हूं, क्या चीज बदली है। पहले भाषा में रचता था, मैं पढ़ाता था, ये शिक्षक हैं, ये लेखक हैं, ये रचते थे। आज भाषा कौन रचता है? भाषा शिक्षक नहीं रचते, भाषा साहित्यकार नहीं रच रहे। आपके पास में जो फॉन्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट, यूनिकोड फॉन्ट, जो आज एक सिस्टम का हिस्सा है, आज वो भाषा रचना। आप अपनी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक वो सिस्टम न बदले, वो सॉफ्टवेयर न बदले। कल तक भाषा किससे जुड़ी हुई थी? कल तक भाषा की साहित्यकारों से जुड़ी हुई, लेखकों से जुड़ी हुई, पत्रकारों से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई। आज भाषा कहां कन्वर्ट होकर पहुंची है? आज भाषा फॉन्ट में है। जिस दिन फॉन्ट में कन्वर्जन हुआ हिंदी का और हिंदी का यूनिकोड फॉन्ट आया, हिंदी की प्रकृति और प्रवृत्ति बदल गई। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जब लोग दुनिया में लैंग्वेज पर विचार करते हैं, भाषा के प्रश्नों पर विचार करते हैं, तो दो चीज खासतौर पर ध्यान रखते हैं। पहली चीज है वे अवधारणाओं में सोचते हैं, कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज है कि वे पैराडाइम में सोचते हैं। हिंदी की दिक्कत यह है कि यहां न तो कॉन्सेप्ट में सोचने की आदत है और न पैराडाइम में सोचने की आदत है। सबको एक कहानी चाहिए। ये तिंदाट में रहे, इसे भी कहेंगे अब कुछ अपना सुना दीजिएगा। जटिल सुनने की हमारी आदत नहीं है। वो जो काम ये कर रहे हैं, वो काम इतना जटिल है, और वो जो इतना सिंपल लग रहा है, जो बोल रहे हैं, वो इतना सिंपल नहीं है। ये सच है कि हिंदी हिंदुस्तान में बहुत बेहतर ढंग से आज समझी जाती है। ये सच है। हिंदी का हिंदुस्तान में अलगाव कम हुआ है, ये सच है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सच और है, जिससे कि आंखों में आंखें डाल के हमें देखना चाहिए, और जो यहां शिक्षक बैठे हैं उनकी भी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। हम जो लोग हैं, हमारी भी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए कि क्या हिंदी की ग्रोथ हुई है। हिंदी बचेगी कैसे? जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के जरिए। अरे गजल तो सारा हिंदुस्तान सुनता है, लेकिन उर्दू नहीं जानते लोग। गजल जानने के लिए कौन सी चीज जाननी जरूरी है? उर्दू जाननी जरूरी है। हिंदी जानने के लिए कौन सी चीज जाननी जरूरी है? शाहरुख खान और मोहम्मद रफी के गाने जानने की जरूरी नहीं है, वो तो इजीली आ जाएंगे। असल चीज है भाषा बसती है पठन पाठन से, विश्वविद्यालयों में व्यवस्था से। कोई चीज घटी है पिछले 70 साल में जिसने कि एक मुसीबत खड़ी की है हम सबके साथ, और वह मुसीबत क्या है, मैं आपका उस मुसीबत की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। आज आप अपने यहां, मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो मेरे पास में त्रिपुरा से कॉपियां आती थी। जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी उसकी कॉपियां जांचने के लिए रजिस्ट्रार मेरे पास कॉपियों का बंडल लेके आता था, और मैं कॉपियां जांचता था और उसे हाथों हाथ कॉपियां दे देता था। मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछा कि आपके यहां जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जिसे वो काक बुराक भाषा कहते हैं, मोहन जी चले गए जो कि उस काक बुराक भाषा के शब्दकोश से जुड़े हुए थे। मैं उसका एक आपको बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस बता रहा हूं। त्रिपुरा जो कि भारत का राज्य है, त्रिपुरा में हिंदी का विभाग तो था, लेकिन काक बुराक का विभाग नहीं था। हिंदी विभाग के इंटरव्यू में मैं गया तो मैंने वाइस चांसलर से कहा कि जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, क्या उसका विभाग है? तो उन्होंने कहा काक बुराक तो कोई जानता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो इंटरव्यू में 4 लड़कियां आई थी बनस्थली से, जो कि वहीं की थी। मैंने पूछा उनसे कि तुम लोग काक बुराक जानती हो? तो उसमें मालूम पड़ा कि 3 लड़कियां काक बुराक भाषा जानती हैं। अशोक बनर्जी जो वहां वाइस चांसलर थे उस समय, वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कम से कम मित्रता के नाते ही सही इतनी सी बात मान लो, काक बुराक का विज्ञापन निकाल दो। 2 तो कैंडिडेट सामने बैठे हैं, राजी हो गए। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू की सिलेक्शन कमेटी में फिर मैं गया। अच्छा मैं काक बुराक नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं काक बुराक का क्या संबंध है
सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो चाहिए। तो हमने कहा सब्जेक्ट का एक्सपर्ट चाहिए, तो पता चला कि सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट था जो कानपुरा भाषा जानता था, वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट था त्रिपुरा में, और वो कहानियां लिखता था कानपुरा में। मैंने कहा उसी को एक्सपर्ट बनाओ, उसी को लाओ, वही बताएगा कि कौन आदमी कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है। हमारे यहां जब इतने लंबे डेवलपमेंट के बाद हालत ये हो कि हमें अपने लोकल लैंग्वेज और उसके जो डायलेक्ट है उसकी जानकारी न मिलते हो, उसके विभाग ही न खुलते हो। आज आप विज्ञापन निकालिए मैथिली का और भोजपुरी का कि हमें 10 लेक्चरर चाहिए, आप तय मानिए 10 नहीं मिलेंगे आपको। 70 साल का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट पर थोड़ी सी नजर रखें। हिंदी के विभाग तो खुले, कबीर पढ़ाने की व्यवस्था तो हुई, तुलसीदास को पढ़ाने की व्यवस्था हुई, लेकिन अवधि के शिक्षक नहीं नियुक्त हुए, मैथिली के शिक्षक नियुक्त नहीं हुए, तो भाषाएं बचेंगी कैसे? मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि पूंजीवादी विकास के क्रम में सबसे खतरनाक चीज है भाषाओं का मरना। पिछले 70 साल में भाषाओं की जितनी क्षति हुई है उतनी क्षति किसी की नहीं हुई, और हिंदी की सबसे ज्यादा क्षति हुई है इस बीच में। हिंदी भाषी क्षेत्र में आप जाइए किसी भी यूपी में, आप रिजल्ट उठाइए, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट होकर बोर्ड का रिजल्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल होते हैं? हिंदी में। 60% से ज्यादा बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। आप बंगाल का जाना पढ़ाता रहो, अगर रिजल्ट उठाइए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, जो लड़का साइंस में 95% नंबर ला रहा है वह लड़का बांग्ला में फेल हो रहा है। ठीक वही चीज मराठी में, वही चीज तमिल में, चारों तरफ आप एक चीज देखेंगे कि लगातार बच्चों का मोह किस चीज से पैदा हो रहा है और किस चीज से मोह भंग हो रहा है? अपनी भाषा से मोह पैदा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो पढ़ता लिखता है वर्ग है, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, जिसे हम लोग उच्च वर्ग कहते हैं, उस उच्च वर्ग के और मिडिल क्लास के बच्चे कौन सी भाषा पसंद करते हैं? हमने कैसा वर्ग पैदा किया इस समाज में पिछले 70 साल में, जो अपनी भाषा से ही प्यार न करे? दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है। एक और उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इस जटिलता को समझ सकें कि जो नया मध्य वर्ग 70 साल में पैदा हुआ है वह मध्य वर्ग एकदम भाषा विरोधी है। उसे अपनी भाषा पसंद नहीं है। उसका अच्छा उदाहरण क्या है? आप सबके पास मोबाइल है, आप सर्वे कर लीजिए, सबके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वे कर लीजिए कितने लोग हैं जो यूनिकोड फॉन्ट से रेगुलर लिखते हैं। भाषा बोलने से नहीं बचती, भाषा लिखने से बचती है। आप जितनी भाषा लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी रक्षा करेंगे। और मेरे लोग मेरी आलोचना करते हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे ज्यादा लिखता हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है इंटरनेट पर भी लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मैं सबसे ज्यादा लिखता हूं। मैं सुबह जब रिपोर्ट जी ने बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि दुनिया में लोग हिंदी को अब जानते हैं। मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, विद्यार्थियों ने सजेस्ट किया, मैंने जब ब्लॉग बनाया तो आज वो 140 देशों में पढ़ा जाता है। कोई दुनिया का देश नहीं है जिसमें पढ़ा। मैं जहां कलकत्ता में रहता हूं उसके वहां पाठक कम है, और न्यूयॉर्क में पाठक ज्यादा है। हिंदी के पढ़ने वालों की कमी नहीं है, मुसीबत दूसरी है। हिंदी को आप सदिच्छाओं से नहीं बचा सकते, हिंदी को आप महान आकांक्षाओं से भी नहीं बचा सकते और आशीर्वाद से भी नहीं बचा सकते। भाषा को बचाने के लिए जरूरी है कि उसके पठन पाठन की व्यवस्था की जाए, हर स्तर पर व्यवस्था की जाए। हमने सिस्टम कैसा बनाया है मैं यहां के नहीं जानता, लेकिन मैं जब कलकत्ता गया तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय थे बंगाल में जहां हिंदी थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बर्धमान विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। मैंने अपने वाइस चांसलर से ऐसे ही पूछा, और जो वहां शिक्षा मंत्री थे उस समय सत्यसाधन चक्रवर्ती, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि सिलीगुड़ी में अगर किसी को हिंदी से बीए करना पड़े या एमए करना पड़े तो कहां जाएगा? तो बोले 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा क्यों जाएगा वो? वहां कोई विश्वविद्यालय क्यों नहीं है? वहां हिंदी ऑनर्स क्यों नहीं है? ये तो घटना आपको 25 साल पहले की बता रहा हूं मैं आपको। 25 साल पहले जब यह स्थिति है कि आपके एक अच्छे शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां उर्दू पैदा हुई, जहां अच्छी
अच्छी खासी जनसंख्या उर्दू को बोलने और पढ़ने वालों की हो सकती है, वहां उर्दू पढ़ने के लिए हर जिले में व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मदरसे और मदरसे के बाद में सिर्फ AMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अब इतनी दूर दूर चल के कौन जाएगा पढ़ने के लिए? भाषाएं मरेंगी और बचेंगी। गजल्स गाने से और ऑडियो और वीडियो और टेलीविजन से भाषाएं नहीं बचेंगी। अगर ऑडियो वीडियो और टेलीविजन से भाषा बच जाती और संस्कृति बच जाती और धर्म भी बच जाता, तो ईसाइयों को अपने देशों में, ब्रिटेन में, इसके लिए विज्ञापन नहीं निकालने पड़ते, बार बार कहना नहीं पड़ता कि हमारे ईसाई गिरजाघरों में लोग अब नहीं आते। सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं ब्रिटेन में, लेकिन सबसे कम लोग जाते हैं चर्च में। तो ये थोड़ा सा इस इल्यूजन से निकले कि मीडिया में जो चीज चल रही है उससे हमें कुछ फायदा हो, उससे एक तो ये फायदा तो हो सकता है कि उसे कुछ मुनाफा मिल जाए, भाषा में उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ, मैं अब इस पर आता हूं, थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने BBC लंदन का नाम सुना है। BBC लंदन रेडियो, BBC लंदन टेलीविजन, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। पहले जब BBC लंदन था तो BBC लंदन हम शॉर्ट वेव पर सुनते थे, उसकी कुछ देर के लिए सर्विस मीडियम वेव पर भी आती थी। अचानक क्या हुआ, जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट आने के बाद में स्थितियां बदली। ओंकारनाथ श्रीवास्तव जो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कम्युनिकेटर, वो हर सप्ताह पत्र लेते थे पाठकों के। अब मालूम पड़ा कि उन्होंने जब इंटरनेट आने के बाद में पाठकों के पत्र लेने कम कर दिए और ईमेल से पत्र ज्यादा लेने शुरू कर दिए। तो जो पाठक हिंदुस्तान से चिट्ठियां लिखते थे, उन्होंने एक दिन हड़का के उन्हें चिट्ठी लिखी एक पाठक ने, जो उनका रेगुलर पाठक था, कि क्या वजह हमारी चिट्ठी को 2-3 महीने लग जाते हैं नंबर पे आने में, चक्कर क्या है? तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही जो कि काम की हमारी। उन्होंने कहा कि पहले BBC लंदन शॉर्ट वेव पर तमाम दुनिया में बहुत सारे देशों में, खासतौर अमेरिका और उससे जुड़े हुए लैटिन अमेरिका के देशों में सुनने में असुविधा होती थी लोगों को। लेकिन जब से इंटरनेट आया, BBC लंदन इजीली सुना जाता है, तो वहां अब हिंदी के नए पाठक और श्रोता मिले और वे तत्काल प्रोग्राम सुनने के बाद ही ईमेल से हमें चिट्ठियां भेजते हैं। आपकी चिट्ठी पहले एम्बेसी जाती थी, एम्बेसी से छट के फिर वो वहां जाती थी, फिर वहां से छट के वो एंकर के पास जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था। और अभी क्या है, डायरेक्ट ईमेल से चिट्ठी आती है और जाती है। जो नई दुनिया बनी, जो रियल टाइम दुनिया बनी इंटरनेट के आने के बाद में, जो नया रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है? कंप्यूटर, इंटरनेट और सैटेलाइट। ये तीन चीज मिलाकर एक नया रेफरेंस पॉइंट। पहले क्या था? सिर्फ प्रिंट टेक्नोलॉजी। ये जो सारे मसले थे जिनको कि आप सुबह से डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे, ये सारे मसले अब इररिलेवेंट हो चुके हैं। आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, राजभाषा बनाइए, कोई भी भाषा बनाइए, हिंदी का एक ही काम है, वो कम्युनिकेशन का। शिक्षक का एक ही काम है, सिर्फ कम्युनिकेशन का। आप जो कुछ देना चाहते हैं वो बटन दबाएगा, आप पढ़ाइए, जिसके बारे में बटन दबाएगा सीधे उसके मोबाइल में है, वो सब गूगल से निकाल लेगा। आपकी कितनी भूमिका है? कल तक थी T.S. इलियट की किताब मेरे पास होती है, रामचंद्र शुक्ल की किताब मेरे पास होती है, मैं बताऊंगा तो लाइब्रेरी में वहां मिलेगी, और लाइब्रेरी में नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। और आज क्या स्थिति है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मोबाइल में है। तो आपकी भूमिका कितनी रह गई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या शिक्षक की भूमिका बदली, या छात्र की भूमिका भी बदली, या भाषा की और धर्म की और राजनीति की भूमिका भी बदली। अभी जो सबसे बड़ी भूमिका है वो भाषा की है, वो है कम्युनिकेशन की। और साहित्य की कौन सी भूमिका है? ऐसा नहीं साहित्य की भूमिका नहीं बदली। साहित्य के जितने प्रश्न थे, अब सारा का सारा साहित्य, आप कविता लिखें, कहानी लिखें, फेसबुक पर लिखें, ट्विटर पर लिखें। अब धन्यवाद देने आई तो उनका रेफरेंस पॉइंट कौन सा था? अमिताभ बच्चन का ट्वीट। वो गलत नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं रेफरेंस पॉइंट बदल चुका है। और ये बदले हुए रेफरेंस पॉइंट में पैराडाइम शिफ्ट, एक बुनियादी आधार का परिवर्तन हो चुका है। इस बुनियादी आधार के परिवर्तन को हम देखें और उससे जुड़े हुए मसलों की खोज करें, पहली चीज। दूसरी चीज एक और जो कि बहुत जरूरी है, कल तक आपके लिए शिक्षक जरूरी था हिंदी के लिए और हिंदी के प्रचार के लिए। अभी वो सब काम रेडीमेड अवेलेबल है, वो कंप्यूटर कर रहा है, और कुछ दिन बाद स्थिति ये होगी कि वो ट्रांसलेटर की जॉब भी सब चले जाएंगे,
क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बन चुका है, वो सिर्फ फिनिशिंग के फेज में है। जब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे तो उस समय ये सॉफ्टवेयर बन के आया जो ट्रांसलेशन करता है। जो लैंग्वेज हम लोग यूनिकोड फॉर्म में यूज करते हैं, इस लैंग्वेज के लिए भारत सरकार ने 1300 करोड़ रुपया माइक्रोसॉफ्ट को दिए, जिसकी वजह से हमारे पास 10 भाषाओं का यूनिकोड फॉन्ट आया जो हमें फ्रीली अवेलेबल है, और आज हमें ये अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़े गर्व की बात क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडो में इनबिल्ट है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडो जब खोलेगा तो वो चाहेगा तो अपने लिए हिंदी का उपयोग कर सकता है, और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। आज हिंदी गांव, कस्बे, शिक्षा, विश्वविद्यालय, देशज प्रवेश से निकलकर एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के प्रवेश का हिस्सा है। ये बड़ा शिफ्ट है, मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन ये बड़ा शिफ्ट है। आज सुदूरवर्ती भारत के बाहर रहने वाले लोग इजीली, मेरा जैसा व्यक्ति जो कि मैं कभी भी पॉपुलर विषयों पर नहीं लिखता, जब मुझे लैटिन अमेरिका में, इजराइल में, तमाम सुदूरवर्ती कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, उत्तर कोरिया में अगर पढ़ सकते हैं लोग और वहां से मेल कर सकते हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनके पास में ट्रांसलेशन की बेहतर टूल्स अवेलेबल है। इसलिए जो मैं चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि हिंदी के सामने एक नई समस्या है कि वो ये, जैसे अभी सुबह शुरू में बात कही गई, मैं उसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं आगे। वो शायद रिपन जी ने उठाई थी वो बात। असल में अमेरिका में ट्रांसलेशन बहुत महंगा है। भारत में जो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री है उस करीब 35,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो तमाम किस्म के जो बच्चों के चैनल आए हैं जिनमें कि तमाम किस्म के बच्चों की फिल्म, सीरियल्स और दूसरी चीजें। पहले क्या था, नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उस समय सिर्फ 6 फिल्में आती थी हॉलीवुड की। आज स्थिति है कि हॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में हर साल रिलीज होती हैं और आती हैं, और हॉलीवुड की फिल्में ही नहीं आती। जो मल्टीनेशनल जो मीडिया कंपनियां हैं उनके बड़े पैमाने पर पैसे भी निवेश हुए हैं हमारे तमाम किस्म के फिल्म उद्योग में। तो आज एकदम स्थिति एकदम बदल गई है। हिंदी वैसी हिंदी नहीं है। अब हिंदी के पैसा कौन लगा रहा है हिंदी पर? आप कल्पना कीजिए कौन पैसा लगा रहा है हिंदी पर? 2 चैनल हैं हिंदुस्तान के बाहर और जो हिंदुस्तान में देखे जाते हैं। एमटीवी चैनल, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने न देखा हो। कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसको कि एमटीवी, जो यंग लड़का हो जो एमटीवी न देखता हो। एमटीवी की स्टैंडिंग पॉलिसी रही है ये कि वे जहां पर भी म्यूजिक चैनल शुरू किए हैं वो अंग्रेजी का चैनल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में आने के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली और उन्होंने तय किया कि वे यह चैनल जब लॉन्च करेंगे तो वो हिंदी में लॉन्च करेंगे। अकेले सारी दुनिया में एमटीवी चैनल के जो एकमात्र अंग्रेजी के बाद में जो भाषा उन्होंने चुनी, पहली भाषा चुनी, वो थी हिंदी। और एक चैनल है आपके यहां, आपके घर में भी होगा, एबीपी न्यूज। इस एबीपी न्यूज का पहले स्टार न्यूज था, और स्टार न्यूज का जो न्यूज कॉर्पोरेशन जो बड़ा टाइकून है रूपक मैड्रॉक, उसकी सारी दुनिया में न्यूज पॉलिसी रही है तो उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी के न्यूज चैनल लॉन्च किए हैं। भारत में जब पहली बार उन्होंने न्यूज चैनल लॉन्च किया स्टार न्यूज करके, तो उन्होंने हिंदी में लॉन्च किया और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। हिंदी में पैसा कौन लगा रहा है? जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे लगा रही हैं। ये पैसा नहीं लगा रहे हैं। रिलायंस वालों ने तो हिंदी पर पैसा लगाना अभी शुरू किया, पिछले 10 साल पहले। करीब 2000 करोड़ रुपए साल वो सिनेमा पर खर्च करते हैं। आज से 40-20 साल पहले रिलायंस वाले पैसा नहीं खर्च करते थे। हिंदुस्तान का कोई इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान की हिंदी फिल्मों में पैसा नहीं खर्च करता था। सबसे ज्यादा पैसा राज कपूर, जिसको जाना जाता है राज कपूर के तौर पर, राज कपूर की फिल्मों के फाइनेंसर जानते कौन है? दाऊद इब्राहिम। सुनने में अवाक लगती है बात, लेकिन ये वास्तव है। मुश्किल यह है कि सारा का सारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है इंक्लूडिंग सिनेमा खासतौर पर, उसमें सबसे ज्यादा पकड़ है उस व्यक्ति की जो माफिया है। नया जो कैपिटलिस्ट है, जो चीज बदली है, वो नया जो कैपिटलिस्ट है वो अब दाखिल हुआ है सिनेमा के बिजनेस में। पहले ये नया कैपिटलिस्ट दाखिल नहीं हुआ था। जैसे कि ये जो नया कैपिटलिस्ट है, पहले ये सब्जी नहीं बेचता था,
ये धनिया हल्दी चावल नहीं बेचता था। अभी क्या है, मॉल जो खुल रहे हैं जगह जगह, बिग बाजार से लेकर और तमाम किस्म के जो मॉल खुले हैं, उसमें पैसे का निवेश किसने किया है? जो बड़ा पूंजीपति है। जो नई जो चीज है वो जो बदल रही है वो ये, उसमें भाषा भी शामिल है। वो भाषा पर भी खर्च कर रहे हैं, भाषा के मीडियम पर भी खर्च कर रहे हैं, वो तमाम किस्म के भाषा के चैनल भी परचेज कर रहे हैं और उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जो नई जो स्थिति है वो ये कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं पर देसी पूंजीपति वर्ग बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ये निवेश वो पहले खाली अखबारों में निवेश था उनका, इसके अलावा उनका कहीं निवेश नहीं था। तो ये जो चेंज है, इस चेंज का भाषा पर क्या असर पड़ेगा, कल्चर पर क्या असर पड़ेगा? मैं एक ऐसे शहर से आता हूं और एक ऐसे शहर में रहता हूं, मथुरा। मैं आपको उसका छोटा सा फर्क बता रहा हूं। मेरे घर में खुद 3-4 मंदिर हैं और एक मंदिर तो कम से कम 600 साल पुराना है मेरे यहां, वो विश्राम घाट के पास। अब जो नई जो कल्चर है वो क्या है, मंदिर अच्छा कौन सा, वो पुराना वाला नहीं, जिसका कि रख रखाव मैनेजमेंट सबसे अच्छा हो। जो प्रेम जी महाराज का नया मंदिर बना, अब उसमें बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया सफाई, बढ़िया स्वच्छता, बढ़िया रेस्टोरेंट, बढ़िया सारी चीजें, बढ़िया रहने की जगह। सो अब अट्रैक्शन ऑफ जगह कौन सी होगी? स्वामी हरदास के आश्रम में लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां जाते भी नहीं है, अधिकतर लोगों को मालूम भी नहीं है। जो नई चीज है जिसको पकड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। भाषा को भी एक नए किस्म के मैनेजमेंट की जरूरत है। ये शिक्षकों के बस की खाली चीज नहीं है। ये पढ़ा तो अच्छा सकते हैं, ये अच्छा स्टूडेंट भी तैयार कर सकते हैं, अच्छी रिसर्च भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये भाषा की अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकते। भाषा की अच्छी मार्केटिंग तो वही कर सकता है जब विज्ञापन एजेंसी दाखिल हो इसमें। 2004-5 की बात है ये। हिंदी में पहली बार 2004 या 5 में ओरिजिनल विज्ञापन आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो विज्ञापन थे एसबीआई के, वो पहली बार आए। जब मैं सहयोग की बात की, मैं और सुधा जी वहां बॉम्बे गए थे और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम किया था इस पर, और वहां 30 बड़ी विज्ञापन कंपनियों के लोगों ने अपने विज्ञापन प्रेजेंट किया और उस पर हम लोगों को बोलना था। तो पहली बार हमें अच्छा लगा कि हिंदी में ओरिजिनल विज्ञापन। अभी तक क्या रहा है, 2004 के पहले तक विज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाता था और बाकी वो ट्रांसलेशन होता था। लेकिन 2004 के बाद में पहली बार ये चीज बदली है कि अब हिंदी में ओरिजिनली कंसीव किए जाते हैं विज्ञापन, और तैयार किए जाते हैं और बनाए जाते हैं और रिसर्च की जाती है। कौन सी ताकत बनेगी? अब हिंदी बहुत बड़ी ताकत बनेगी। जब हिंदी में विज्ञापन सोचे जाएंगे और लिखे जाएंगे तो हिंदी की ताकत की आप कल्पना नहीं कर सकते। और अभी हिंदी की ताकत कौन सी है? हिंदी के सबसे पहले विज्ञापन जो एसबीआई के तैयार किया, उसका जानते नायक कौन था? अमिताभ बच्चन। कभी भूल से दिखाई दे जाए, पुराना एक विज्ञापन है उसका, कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग पार्क में बैठे हुए और खेल रहे हैं और उसी समय वो अमिताभ बच्चन एंटर करता है और वो एसबीआई का विज्ञापन है खाली इंश्योरेंस को लेकर। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि हिंदी के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि विज्ञापन कंपनियां हिंदी के इस्तेमाल पर जोर दें, क्योंकि नई दुनिया, कम्युनिकेशन की दुनिया, वो दुनिया पूरी किस पर निर्भर है? मोदी अपनी वजह से नहीं जीते, मोदी अपनी भाषा से भी नहीं जीते, मोदी जीते हिंदी के विज्ञापन और उसकी कला से। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कौन है उसका आर्किटेक्ट? जो विज्ञापन का सबसे अच्छा व्यक्ति है, प्रसून जोशी। गलत निशाना नहीं लगना चाहिए, निशाना सही लगना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज के दौर में किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विचार और किसी भी विचारधारा के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उसके पास में विज्ञापन का नेटवर्क हो। बिना विज्ञापन के नेटवर्क के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हिंदी जो पिछड़ी, हिंदी जो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है विज्ञापन की। हिंदी के विज्ञापन लगातार बढ़ रहे हैं।
उसमें एक खतरा भी आ रहा है जो कि लोगों को परेशानी भी हो रही है और पुराने लोग डिस्कस भी करते रहे हैं। खतरा क्या है कि वो हिंदी में अंग्रेजी भी आ रही है। हिंदी के मल्टीलिंगुअल विज्ञापन होते हैं। ये सुबह शायद किसी ने प्रयोग में बताया भी, आपने ट्वीट में बताया, वो उसमें सुंदर से था। उसमें हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, हिंदी के अखबारों में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, इवन एडिटोरियल पेज पर, फ्रंट पेज पर यह प्रयोग लगातार बढ़ा, इसलिए क्योंकि हिंदी के विज्ञापनों में अंग्रेजी का मिला जुला प्रयोग आ रहा है। हमें जानना चाहिए कि भाषा में परिवर्तन कहां से आ रहे हैं। यह खाली संपादक के दिमाग की उपज नहीं है। आधुनिक काल में चीजें वही सर्वाइव करती हैं जो विज्ञापन में आती हैं। मैं लाख अच्छा पढ़ाऊं, मैं लाख अच्छी किताबें लिखूं, वहां से चीजें तय नहीं होंगी। चीजें तय होंगी एक सामान्य से विज्ञापन के और उसके कम्युनिकेशन से। तो मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं, वो नया पैराडाइम है जो इससे हिंदी पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। वो है विज्ञापन उद्योग में हिंदी का दाखिल होना। और जान लीजिए, आज हिंदुस्तान में जितनी बड़ी विज्ञापन एजेंसियां हैं, वो सारी विज्ञापन एजेंसियां मल्टीनेशनल विज्ञापन एजेंसियों के हाथ में है, किसी विदेशी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत की भाषाओं का विकास, हिंदी का विकास बहुराष्ट्रीय विदेशी मीडिया कंपनी करेगी, बहुराष्ट्रीय विदेशी जो है विज्ञापन कंपनी करेगी। हमने कभी सोचा नहीं था, ये कभी हुआ नहीं, लेकिन ये घट रहा है। उनका लक्ष्य मुनाफा कमाना, उससे ज्यादा उनका लक्ष्य नहीं है। इसलिए जो बदल रहा है वो ये कि लैंग्वेज का प्रसार और लैंग्वेज की खपत तो बढ़ रही है। एक अन्य चीज जो कि थोड़ी सी मुश्किल भी है और थोड़ी सी तकलीफ दे भी है और सही भी है। 2006 में मैं मद्रास गया था। उस समय घूम रहे थे तो जयललिता का कैंपेन आश्चर्यजनक था कि जयललिता की पार्टी का विज्ञापन न्यूज पैम्फलेट हिंदी में। मद्रास में जब हम घूम रहे थे तो अचानक मालूम पड़ा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारे हाथ में एक पैम्फलेट आया जो कि सिर्फ हिंदी में था, और किसका, अन्ना डीएमके, जो कि ऑफिशियली हिंदी का हर जगह विरोध करने में सबसे आगे है। अब यहां से हमारे दिमाग में डिस्टर्बेंस शुरू हुई। हम लोग घूमना शुरू किए। मुझे पान की आदत है, मैं पिछले 2 दिन से परेशान हूं। यहां पर भी पान मिल नहीं रहा। वहां पे भी जब हम रेस्टोरेंट में गए तो मैंने कहा पान की दुकान बताओ, तो उसने कहा पान की दुकान तो यहाँ नहीं है। एक दुकान पे वैसे ही पान मिल जाएगा जो वहां होता है, मद्रासी पान।